हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं IPv4 हेडर के बारे में। बट ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों ने क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग के लेक्चर्स देख लिए होंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए, जो लेक्चर्स हैं क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग के, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती हैं, कौन कौन सी क्लासेस यूज़ होती हैं, क्लासफुल एड्रेसिंग के क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हम क्लासलेस एड्रेसिंग यूज़ करते हैं। प्लस उसके अलावा मैंने ये भी बताया है कि क्लासफुल एड्रेसिंग के कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और क्लासलेस एड्रेसिंग के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल कोई बहुत टिपिकल नहीं आते हैं, आपको बस एड्रेस का फॉर्मेट समझना ज़रूरी है। अगर एड्रेस का फॉर्मेट समझ में आ गया और कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमारी सबनेटिंग के होते हैं, अगर वो समझ में आ गए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है हमारा नेटवर्क लेयर के हेडर के बारे में है, IPv4 हेडर के बारे में। अगर हम IPv4 हेडर की बात करें तो the IPv4 header is a fundamental component of the Internet Protocol version 4. Okay, packet structure. So it contains essential information necessary for the routing and delivery of the IP packets across the network. Okay, so what is the IPv4 header? It contains some essential information necessary for your routing and the delivery of your IP packets across the network. So देखिए, यहाँ मैंने इसका, आपको पता है नेटवर्क लेयर से जो है पैकेट्स बन के जाते हैं हमारे डेटा के। ओके, और पैकेट जो होता है वो किससे बनता है? नेटवर्क लेयर के हेडर से प्लस डेटा, या फिर आप इसको पेलोड भी बोल सकते हैं। डेटा मीन्स जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी सेंड करनी है, और हेडर क्या होगा? जो नेटवर्क लेयर पे आपका हेडर एनकैप्सुलेट होगा डेटा के साथ, ठीक है, वो एक हेडर होगा। ठीक है, और ये हेडर आपका IPv4 भी हो सकता है और IPv6 भी हो सकता है। आज के लेक्चर में हम IPv4 देखेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में हम फिर IPv6 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिस IPv4 हेडर स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके अंदर से कई बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि बहुत ईजी भी होते हैं, क्योंकि वो इन अ सेकेंड्स यू कैन डिटरमाइन, बट वो तभी आप कर पाओगे जब आपको इसका स्ट्रक्चर आएगा। तो आज इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हेडर, इस हेडर के अंदर बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं, ठीक है, और ये हेडर का जो साइज होता है वो होता है मिनिमम 20 टू मैक्सिमम 60 बाइट्स। IPv4 का जो हेडर है वो कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन लेस का मतलब क्या है? डेटा को सेंड करने से पहले कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है, और डेटा ग्राम सर्विस प्रोवाइड करता है। डेटा ग्राम सर्विस का क्या मतलब है? सपोज दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज योर राउटर, sorry, this is your source, this is your destination, and these are the paths between this source and destination. Now what datagram service means? suppose इस source ने बहुत सारे पैकेट्स, इसको डेटा के जो पैकेट्स हैं वो इसने बनाए, और ये पैकेट्स जो हो रहे हैं डेस्टिनेशन के पास जा रहे हैं। तो डेटाग्राम सर्विस का मतलब है कि कोई एक फिक्स्ड रूट नहीं होगा। ये जो पैकेट्स हैं, कुछ पैकेट्स यहाँ से भी जा सकते हैं, कुछ पैकेट्स इस पाथ से भी जा सकते हैं, और कुछ पैकेट इस पाथ से भी जा सकते हैं। इसका मतलब आपका जो यहाँ पे पाथ है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेटाग्राम सर्विस। अब हम स्टार्ट करते हैं। हेडर के अंदर जो हमारा फर्स्ट फील्ड होता है वो होता है हमारा वर्जन फील्ड। वर्जन फील्ड क्या स्पेसिफाई करता है कि आप लोग जो है IP वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है, देखो, द फर्स्ट 4 बिट्स ऑफ द IP पैकेट डिसाइड्स वेदर द पैकेट इज IPv4 और IPv6। ओके, जैसे अगर 0100 हुआ तो 0100, तो ये क्या हो जाएगा? IPv4, और अगर IP6 हुआ तो 0110, क्योंकि ये किसका बाइनरी है? 4 का, और ये किसका बाइनरी है? 6 का, ठीक है। इससे आप वर्जन पता कर सकते हो। नेक्स्ट जो बिट होती है वो होती है आपकी HLEN, मीन्स हेडर लेंथ, ठीक है। हेडर लेंथ क्या इंडिकेट करती है? लेंथ ऑफ द IP हेडर इन 32 बिट वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो ये हेडर लेंथ है, दिस फील्ड इन योर IPv4 हेडर स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द हेडर इन 32 बिट वर्ड्स, नॉट इन बाइट्स, and since each word is 32 bits or 4 bytes long, okay, so we multiply the value of header length field by 4 to convert it from 32 bit words to bytes। क्या बोल रहा है इसमें कि जो ये IPv4 का हेडर है, इसके अंदर जो लेंथ होती है हेडर की, वो कैसे स्पेसिफाई होती है? 32 बिट वर्ड्स के फॉर्म में, ना कि बाइट्स के फॉर्म में।
अब और ईच वर्ड जो होता है इज 32 बिट्स और 4 बाइट्स लॉन्ग, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर जो भी यहाँ पे हेडर लेंथ दी होगी, जो भी 4 बिट में आपको हेडर लेंथ दी होगी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ताकि हम कन्वर्ट कर सकें 32 बिट वर्ड को बाइट्स में। अब इसको समझाती हूँ कैसे। देखो, अगर हमको 4 बिट्स दे रखी है तो 4 बिट्स की बाइनरी जो होगा वो 000 से लेके 1111 बना सकते हैं हम 4 बिट्स से। यस। अब इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट 4 बिट्स है, सॉरी फर्स्ट 4 जो बाइनरीज है 0000 0001 0010 0011, ये जो बिट्स हैं, ये जो बाइनरी वैल्यूज हैं, ये हम यूज नहीं करेंगे। इसका एक कारण है, आप देखिए हम क्या कह रहे हैं, हेडर का जो मिनिमम साइज होगा वो क्या होगा 20, ठीक है। तो 20 बाइट्स के लिए अगर आप 0 को करोगे 4 से इंटू तो क्या आएगा 0, तो 0 तो 20 बाइट्स को नहीं, मिनिमम 20 बाइट्स नहीं है। 1 इंटू 4 करोगे तो भी 20 बाइट्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए इस बाइनरी को भी यूज नहीं कर सकते। इसी के तरीके से 2 इंटू 4 करोगे तो ये भी 4 टू सा कितना होता है 8, तो 8 लेस देन 20। देन 3 को करोगे, अच्छा सॉरी ये वाला भी यूज नहीं होगा, दिस वन इज ऑल्सो फर्स्ट 5 बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 इज 12, ये भी 12 इज लेस देन 20। देन 4 इंटू 4 इज 60, तो ये भी आपको 16 इज ऑल्सो लेस देन 20। लेकिन अब आप देखिए ये वाला बाइनरी जो है इसका डेसिमल क्या होगा 5, तो 5 रोज आपको गिवन है, 5 रोज गिवन है और ईच रो इज ऑफ 4 बाइट्स, ठीक है। हर रो जो है 4 बाइट्स की है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 इज 20 बाइट्स। सो दिस विल सेटिस्फाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ हेडर साइज। इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 5th रो से, ठीक है। हेडर लेंथ आपको 5th रो से गिवन होती है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए इस हेडर लेंथ से आप डिसाइड कर सकते हो कि साइज क्या है हेडर का। तो अगर साइज ऑफ द हेडर पूछ लिया जाए और अगर हेडर लेंथ गिवन है तो आप क्या करोगे, जो भी हेडर लेंथ गिवन होगी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, और क्योंकि ये 32 बिट वर्ड को बताती है इसलिए इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आप उस वर्ड्स को बाइट्स में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। जैसे अगर सपोज हेडर लेंथ ये दी हो 0110, तो आप क्या करोगे, 0110 का डेसिमल क्या होता है 6, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4, तो हेडर साइज क्या हो जाएगा आपका 24 बाइट्स। और मैक्सिमम हमने क्या कहा है 60 बाइट्स होता है, तो देखो 4 बिट से आप मैक्सिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो 1111, 1111 का आपका डेसिमल क्या होता है 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60। That's why the maximum size is 60 bytes and minimum size is 20 bytes. Now see, suppose header length is given 1010. Then what is the header size? 1010 का decimal क्या होता है आपका, 1010 का decimal होता है 10, ठीक है। Now this is in words, so multiply with 4 will give you the answer in bytes. So 40 bytes is the header size, okay. नेक्स्ट आपका आता है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप आपको क्या बताएगा, इंडिकेट करेगा कि कैसी सर्विसेज आपकी यहाँ पे यूज हो रही हैं। इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सच एज प्रायोरिटी, डिले, थ्रूपुट, रिलायबिलिटी, वेदर योर पैकेट्स आर गोइंग बाय हाई बैंडविड्थ और लो बैंडविड्थ एटसेट्रा, ओके। इसके अंदर एक चीज और होती है द DSCP। व्हाट DSCP मीन्स इज, DSCP फुल फॉर्म इज डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। इट इज द फील्ड इन द IP हेडर दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द डिफरेंशिएटेड सर्विस architecture. This different service is a quality of service mechanism that allows network devices to classify and prioritize the different types of traffic to ensure the better performance for certain applications or user. ये differentiated services जो है वो नेटवर्क के अंदर क्या प्रोवाइड करवाती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज कर पाती है ट्रैफिक्स को अकॉर्डिंग टू दी सर्टेन एप्लीकेशंस और यूजर। Now, so this DSCP field is also located in your type of service field, but this field has been deprecated and replaced by the traffic class field in IPv6, okay। वैसे तो देखो IPv4 header में तो ये DSCP कहाँ पे indicate होता है आपका सर्विस टाइप में, but this is deprecated and now this will replaced by the traffic class field in IPv6। तो जब हम IPv6 पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और देखेंगे। So this DSCP field is used to classify the packets into a different classes or level of services, and each value of the DSCP field represent a specific per hop behavior। hop क्या होता है, अभी हम जब routing algorithm देखेंगे तब बताएंगे।
and this per hop behavior defines how packet with the DHCP value should be treated by the network devices. बेसिकली आप इसमें समझ लो कि पैकेट की जो क्वालिटी है उसको इंडिकेट करती है, ताकि नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा पैकेट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैकेट की प्रायोरिटी लो है, किस पैकेट को रियल टाइम पे भेजना है, कोई कौन सा पैकेट है जो थोड़ा वेट कर सकता है या डिले को वियर कर सकता है. सो दीज थिंग्स ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन योर सर्विस टाइप. ओके, नेक्स्ट इज योर टोटल लेंथ. सो टोटल लेंथ क्या इंडिकेट करेगा? साइज ऑफ द पैकेट. देखो अभी हमने क्या पढ़ लिया? वर्जन पढ़ लिया. वर्जन से हमें पता चल जाएगा IPv4 है कि IPv6 है. हेडर लेंथ वाले फील्ड से हमें पता चल जाएगा हेडर का साइज. सर्विस टाइप से हमें पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है. नेक्स्ट अब हमारा फील्ड आ रहा है जो फर्स्ट रो का जो फोर्थ लास्ट फील्ड है, दैट इज योर टोटल लेंथ, जिसकी साइज कितना होता है? 16 बिट. तो टोटल लेंथ क्या बताता है? इट विल इंडिकेट द साइज ऑफ पैकेट. ठीक है, अब कैसे इंडिकेट करता है मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज टोटल लेंथ बिट्स आर गिवन एज, ये आपको 16 बिट्स का एक बाइनरी दे रखा है. दिस इज योर टोटल लेंथ. नाउ फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई हाउ मच साइज ऑफ द पैकेट. अब ये साइज ऑफ द पैकेट निकाल. देखो साइज ऑफ द हेडर नहीं निकालना है, इसमें ध्यान रखना है साइज ऑफ द पैकेट निकालना है. साइज ऑफ द हेडर के लिए तो हम HLEN यूज कर सकते हैं, बट टोटल लेंथ आपका क्या बताता है? साइज ऑफ द पैकेट. और पैकेट किससे मिलके बना होता है? अभी मैंने बताया दिस इज योर कंप्लीट पैकेट. सो पैकेट किससे मिलके बना होता है? हेडर से और डेटा पेलोड से. तो जो पैकेट का साइज बताता है वो कौन सा फील्ड है आपका? टोटल लेंथ. और जो हेडर का साइज बताता है वो कौन सा फील्ड है आपका? HLEN, हेडर लेंथ. ठीक है, तो टोटल लेंथ आपको सपोज ये गिवन है, तो इससे आप साइज ऑफ पैकेट कैसे निकालोगे? इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में. तो यहाँ से स्टार्ट करो तो 2 पावर 0 से स्टार्ट होगी. ये तो पता ही है सबको, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी. तो 2 पावर 0, फिर ये 0 है, ये 0 है, तो 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3. तो 2 पावर 3 आ जाएगा. फिर 2 पावर 4 पे भी 1 है तो ये भी ऐड होगा. देन 2 पावर 5 पे भी 1 है तो ये भी ऐड होगा. देन 2 पावर 6 पे भी 1 है तो ये भी ऐड हो जाएगा. एंड 1 एक और है तो 2 पावर 7 पे भी 1 है तो ये भी ऐड हो जाएगा. तो 2 पावर 7 कितना होता है? बाकी सब 0 है इसलिए इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है. 2 पावर 7 इज 128, तो 128. 2 पावर 6 इज 64, तो 64. 2 पावर 5 इज 32. 2 पावर 4 इज 16. 2 पावर 3 इज 8 एंड 2 पावर 0 इज 1. जो जो वैल्यूज 1 है उनकी 2 की जो पावर पोजीशन है उनको आप सम कर दोगे तो इनको सम करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है? 249 बाइट्स. मींस योर पैकेट साइज इज ऑफ 249 बाइट्स. अब सपोज आपको हेडर लेंथ गिवन है, हेडर लेंथ ये वाली गिवन है इसके अंदर, तो इसका सबसे पहले डेसिमल निकालोगे तो कितना आएगा? 1110. दिस इज द बाइनरी ऑफ 14. इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा? 14 डेसिमल में. और हेडर लेंथ, साइज ऑफ द हेडर कैसे निकालोगे? इस 14 बिट वर्ड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 बाइट से, तो ये कितना हो जाएगा? 14 इंटू 4 इज 56 बाइट्स. ठीक है, अब देखो हमें हमारे जो ये इक्वेशन है इसके अंदर पैकेट का साइज पता है, हेडर का साइज पता है, तो हम एक्चुअल डेटा का साइज निकाल सकते हैं. क्योंकि क्या फॉर्मूला बनेगा? पैकेट या फिर आप टोटल लेंथ बोल लो इसको. टोटल लेंथ इज इक्वल टू हेडर साइज प्लस योर डेटा साइज. यस, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, योर पैकेट या फिर इसको हम टोटल लेंथ भी बोल सकते हैं. योर टोटल लेंथ इज इक्वल टू हेडर साइज एंड योर पेलोड. देखो डेटा और पेलोड ना दोनों सेम ही होता है. तो कभी बार क्या होता है क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि सपोज दिस इज द हेडर गिवन एंड दिस इज द टोटल लेंथ इज गिवन, नाउ आइडेंटिफाई द पेलोड साइज. तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेलोड और डेटा दोनों ही सेम होते हैं. ठीक है, तो देखो हेडर प्लस पेलोड मिलके आपका पैकेट बनाता है. पैकेट का साइज अभी हमने निकाला 249 बाइट्स है. ठीक है, एंड हेडर का साइज कितना है? 56 बाइट्स. तो यहाँ 56 रख दिया. तो 56 प्लस एक्स इज इक्वल टू 249. तो ये एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? 56 इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा. सो 249 माइनस 56 इज इक्वल टू 193 बाइट्स. मीन्स आपका एक्चुअल डेटा का साइज कितना है? 193 बाइट्स. ठीक है, तो ये ऐसे बहुत स्मॉल स्मॉल से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत इजी हैं. आपको बस प्लस माइनस और डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ देखो, इफ बोथ हेडर लेंथ and total length bits are given, then we can calculate the size of payload with this equation. Yes, okay. Now next subfield is your identification bits. Now see what identification bits means. Fragments belonging to same packet will be given same identification number so that
डेस्टिनेशन राउटर कैन बी इजीली कंबाइन फ्रेगमेंट्स ऑफ सम पैकेट। इसका क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया कि डेटाग्राम सर्विसेज प्रोवाइड करता है IPv4 हेडर। मीन सपोज दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर डेस्टिनेशन, and there are so many paths between this source to destination. Okay, these are the paths, and in between the path we have a router which will forward the packets. नाउ डेटाग्राम सर्विसेज का मतलब कोई पाथ फिक्स्ड नहीं है, इसके जो पैकेट्स हैं या इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो पैकेट्स नहीं, इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, सपोज आपका डेटा साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, आपका जो डेटा साइज है पैकेट का साइज बहुत बड़ा है और वो एक बैंडविड्थ से फॉरवर्ड नहीं हो सकता, तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड दीज पैकेट्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड देन दीज फ्रेगमेंट्स विल बी फॉरवर्डेड थ्रू दी राउटर। तो ये फ्रेगमेंट्स जब राउटर के थ्रू फॉरवर्ड होंगे तो क्या हो सकता है, आपके ये फ्रेगमेंट्स जो होंगे ब्रेक होंगे, और क्योंकि डेटाग्राम सर्विस है तो सपोज कुछ फ्रेगमेंट्स इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फ्रेगमेंट्स इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं और कुछ फ्रेगमेंट्स इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हेन दीज फ्रेगमेंट्स रीच टू दी डेस्टिनेशन, हाउ डेस्टिनेशन नोज कि कौन सा फ्रेगमेंट पहले आएगा, मीन सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है, और कौन सा फ्रेगमेंट किस सोर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि डेस्टिनेशन को कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेगमेंट जो है इस पर्टिकुलर सोर्स का है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन बिट्स। ओके, तो जो फ्रेगमेंट्स सेम पैकेट, जैसे ये एक पैकेट था, इसमें से मैंने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ब्रेक करे, तो ये जो भी फ्रेगमेंट्स है जो कि एक सेम पैकेट को फॉलो करते हैं, उन सब के साथ एक आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर अटैच हो जाता है। वो आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या बताता है, उनका पैकेट, ठीक है। so that destination router can be easily combine these fragments of same packet। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और सिनेरियो बताती हूँ, सपोज 3 पैकेट से, एक 1000 बाइट्स का पैकेट है, एक 1500 बाइट्स का पैकेट है और एक 400 बाइट्स का पैकेट है। ओके, जो मेरा MTU है, MTU क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मतलब कि यहाँ इसकी जो बैंडविड्थ है ये एट अ टाइम 500 को ही सेंड कर सकती है, ठीक है, 500 Mbps की इसकी बैंडविड्थ है, ठीक है, यानी कि 500 साइज जो है वो सेंड कर सकती है एट अ टाइम। अब देखो अगर हम 1000 बाइट्स की बात करें तो क्या 1000 बाइट्स का पैकेट एक साथ सेंड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट हमारा 500 बाइट्स है, तो आपको इस 1000 बाइट्स को किस में डिवाइड करना पड़ेगा, 500 और 500 में, ठीक है। तो 500 और 500 में, यानी कि इस पैकेट्स के कितने फ्रेगमेंट्स बने, एक तो ये फ्रेगमेंट बना और ये फ्रेगमेंट बना, तो ये दोनों फ्रेगमेंट्स इस सेम पैकेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो इन पे एक हम आइडेंटिफिकेशन दे देंगे, सेम आइडेंटिफिकेशन। तो यानी कि हमने जैसे सपोज यहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन दे दिया 40, ठीक है। इसी तरीके से जो 1500 बाइट का डेटा था, ये भी पूरा का पूरा सेंड नहीं हो सकता, क्योंकि MTU कितना है हमारा, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इज 500 बाइट्स, तो 1500 कितने में डिवाइड हो जाएगा, 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा ये पैकेट। सो दिस वन एंड दिस वन, ओके, 500, 500, 500. Now these fragments are belonging to the same packet, so they will assign the same identification number. So suppose this packet identification number is 70. Okay, ID is equal to 70, 70 and 70. Now for नेक्स्ट पैकेट, दिस इज अ 400 बाइट्स पैकेट, तो देखो 400 लेस देन 500 है, तो ये तो इसमें इसको ब्रेक करने की जरूरत है कि इस पैकेट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये पैकेट एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। स्टिल वी विल गिव द आइडेंटिफिकेशन नंबर टू आइडेंटिफाई दिस पैकेट। तो देखो 1000 बाइट के डेटे में मेरे 2 फ्रेगमेंट्स बने, तो दोनों फ्रेगमेंट्स को सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया। 1500 बाइट वाले में हमारे 3 फ्रेगमेंट्स बने, तीनों को सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया, और 400 वाला एज इट इज सेंड हो सकता था क्योंकि 500 से कम है, इसलिए इसको एज इट इज सेंड कर दिया। नाउ व्हेन अ पैकेट कम्स टू अ राउटर इट विल बी फॉरवर्डेड। क्या कह रहा है, जब पैकेट राउटर पे पहुंचता है, जैसे यहाँ पे देखो ये 400 था, ये एक एज इट इज पैकेट था, इसमें कोई फ्रेगमेंट्स हुए नहीं थे, तो दिस पैकेट विल बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट राउटर और नेक्स्ट डेस्टिनेशन। But when your fragments come to the router, it will keep it in a buffer until all fragments come. What it means, suppose एक राउटर है, उस पे ये वाला फ्रेगमेंट पहुंच गया, तो ये फ्रेगमेंट क्या करेगा, ये राउटर क्या करेगा, इस फ्रेगमेंट को बफर के अंदर रखेगा, कब तक, जब तक कि सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो इस राउटर पे नहीं पहुंच जाते। अब राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेगमेंट है कि पैकेट है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर तो सेम ही लग रहा है, एक राउटर को कैसे पता चलेगा कि कोई चीज फ्रेगमेंट है या कोई चीज आपकी
पैकेट है, तो उसके लिए आपकी जो सब फील्ड्स यूज होती हैं वो यूज होती हैं आपकी डू नॉट फ्रैगमेंट एंड मोर फ्रैगमेंट। तो देखो डीएफ एंड एमएफ। डीएफ का मतलब होता है डू नॉट फ्रैगमेंट। अगर डीएफ की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो क्या चीज है, पैकेट है, तो उसको तो राउटर फॉरवर्ड कर देगा। और अगर डीएफ की वैल्यू 0 है तो यानी कि वो फ्रैगमेंट है, तो फ्रैगमेंट के केस में वो क्या करेगा, उनको बफर करके रखेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। डू नॉट फ्रैगमेंट जो फील्ड है उसके अंदर डीएफ अगर 1 है, इसका मतलब वो क्या है, पैकेट है, तो उसको राउटर फॉरवर्ड कर देगा। और अगर डीएफ की वैल्यू 0 होगी तो वो उसको बफर के अंदर स्टोर करके रखेगा जब तक सारे फ्रैगमेंट्स वहां पर रीच नहीं कर जाते। मोर फ्रैगमेंट का मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फील्ड। मोर फ्रैगमेंट्स अब क्या है, पता कैसे चलेगा, जैसे सपोज इसको ये तो पता चल गया कि दिस 500 इज फ्रैगमेंट, तो इसने इसको यहाँ पे बफर करके रख लिया। अब ये वाला आया तो इसको इसने भी बफर करके रख लिया, डू नॉट फ्रैगमेंट से देख लिया कि फ्रैगमेंट है। अब ये जब लास्ट वाला आया तो ये वाला भी यहाँ आ गया। अब जब तक राउटर को पता नहीं है कि और फ्रैगमेंट्स आने हैं या बस इतने ही फ्रैगमेंट्स आने हैं, तो वो क्या करेगा, वो वेट करता रहेगा जब तक कि नया फ्रैगमेंट नहीं आ जाता। जबकि एक्चुअली में हमारे पास 3 ही फ्रैगमेंट्स थे और तीनों फ्रैगमेंट्स हमारे राउटर पे पहुंच गए हैं। अब राउटर का क्या काम होना चाहिए, इनको आगे फॉरवर्ड करना, लेकिन राउटर को पता ही नहीं है कि और फ्रैगमेंट्स आएंगे या नहीं। तो इसके लिए हम कौन सी बिट यूज करते हैं, मोर फ्रैगमेंट। मोर फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, जब ये फर्स्ट वाला फ्रैगमेंट जाएगा तो इसके साथ मोर फ्रैगमेंट बिट जो है वो 1 जाएगी। इसका मतलब है कि और फ्रैगमेंट्स अभी आने हैं। जब ये वाला फ्रैगमेंट जाएगा तब भी इसके साथ मोर फ्रैगमेंट की बिट क्या जाएगी, 1। इसका भी क्या मतलब है, अभी और पैकेट्स और फ्रैगमेंट्स आएंगे। लेकिन जब ये लास्ट फ्रैगमेंट जाएगा तब मोर फ्रैगमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब अब और कोई फ्रैगमेंट नहीं आएगा। तो इससे राउटर को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दीज ऑल आर दी फ्रैगमेंट्स एंड दे विल kept in the buffer or then they will forward to the next router. Okay, so that's why we use this more fragment. ओके तो इसमें देखो ये ध्यान रखना, फॉर ऑल द इंटरमीडिएट फ्रैगमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फ्रैगमेंट द मोर फ्रैगमेंट वैल्यू विल बी 1। अभी देखो ये देखा ही ना हमने, इसके अंदर क्या हो रहा था, मोर फ्रैगमेंट वैल्यूज जो है जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनकी वैल्यूज तो मोर फ्रैगमेंट की 1 होगी, लेकिन जो लास्ट फ्रैगमेंट होगा, क्योंकि लास्ट फ्रैगमेंट के बाद अब कोई फ्रैगमेंट ही नहीं है, तो मोर फ्रैगमेंट की वैल्यू लास्ट फ्रैगमेंट के लिए क्या हो जाएगी, 0। जैसे 1000 बाइट्स है तो इसके केस में फर्स्ट वाले फ्रैगमेंट के लिए तो मोर फ्रैगमेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन इस फ्रैगमेंट के लिए मोर फ्रैगमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसके बाद कोई फ्रैगमेंट है ही नहीं। ठीक है, सो this is your more fragment. So for all intermediate fragments starting from first fragment, more fragment value will be 1. Specifically for the last fragment, more fragment value will be 0. नेक्स्ट जो आपका सब फील्ड होता है विच इज योर फ्रैगमेंट ऑफसेट। फ्रैगमेंट ऑफसेट ये कितने बिट का फील्ड होता है, 13 बिट्स का, सॉरी 13 बिट्स का। ठीक है, सो फ्रैगमेंट्स ऑफसेट इंडिकेट्स द साइज ऑफ द फ्रैगमेंट एंड इट आल्सो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द फ्रैगमेंट्स इन द पैकेट। ठीक है, ये क्या बताता है, ये इंडिकेट करता है कि फ्रैगमेंट का साइज क्या है और ऑल्सो क्या इंडिकेट करता है कि पोजीशन क्या है फ्रैगमेंट की इन द पैकेट। ठीक है, अब देखिए इस जो भी हमने पढ़े हैं, डोंट फ्रैगमेंट, मोर फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट ऑफसेट, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके आते हैं क्वेश्चंस, आइडेंटिफिकेशन बिट, यानी कि जो ये आपका सेकंड रो था ना हेडर में, इसके ऊपर आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सपोज आपको यहाँ दे रखा है कि 600 बाइट का आपका पैकेट है। ठीक है, 600 बाइट का एक पैकेट है जिसको आपको ट्रांसफर करना है विद दिस राउटर्स। ठीक है, यहाँ पे राउटर की जो MTU है वो क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितनी है, 200 बाइट्स, मींस एट अ टाइम 200 बाइट्स आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ देखो 600 बाइट्स का पैकेट है तो इसके अंदर हेडर आपका यहाँ कितना दे रखा है, 20 बाइट्स, तो 20 बाइट्स का तो हेडर है। ठीक है, तो डेटा कितने साइज का हो गया, डेटा या पेलोड वो हो जाएगा आपका 580, यस 580, यानी कि हमें इतना डेटा सेंड करना है। ठीक है,
लेकिन हमारी MTU कितनी है 200 बाइट्स, यानी हम एट अ टाइम 200 बाइट्स ही सेंड कर सकते हैं। तो क्या एक साथ 580 डेटा सेंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमें इस पैकेट्स के क्या करने पड़ेंगे? फ्रैगमेंट्स। अब अगर जब आप फ्रैगमेंट्स करते हो तो फ्रैगमेंट्स के केस में क्या होता है, हर फ्रैगमेंट के साथ उसका हेडर अटैच होता है, क्योंकि उस हेडर से पता चलेगा ना कि उसका सोर्स क्या था और कौन से डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचना है। तो हेडर यहाँ पे कितना दे रखा है 20, यानी कि हर फ्रैगमेंट के साथ आपका एक हेडर अटैच होगा। ठीक है, यानी कि आप मैक्सिमम डेटा कितना भेज सकते हो? 200 में से 20 बाइट तो आपके हेडर के चले गए, तो आप मैक्सिमम डेटा एक फ्रैगमेंट में कितना सेंड कर सकते हो? 180। ठीक है, तो अब देखिए इस वैल्यू से और इस वैल्यू से हम निकालेंगे कि हमारे को टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स कितने चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम 580 जो ये डेटा है और जो एक्चुअल यहाँ पे डेटा है 180, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 580 डिवाइडेड बाय 180 आप करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका सील वैल्यू लोगे तो 3 पॉइंट समथिंग की सील वैल्यू कितनी आती है? 4, यानी हमें कितने फ्रैगमेंट्स चाहिए होंगे? 4 फ्रैगमेंट्स। ओके, 4 फ्रैगमेंट्स चाहिए होंगे। तो देखो 4 फ्रैगमेंट्स चाहिए होंगे तो सब में हर फ्रैगमेंट के साथ क्या होगा? आपका हेडर अटैच होगा, तो 20 बाइट 20 बाइट 20 बाइट 20 बाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेटा आएगा। तो देखो डेटा हम कितना सेंड कर सकते हैं? 180, बट यहाँ पे आप डेटा 180 सेंड नहीं करोगे, यहाँ पे आप डेटा 8 की स्केल में सेंड करोगे। 8 की स्केल का क्या मतलब है? जो डेटा का साइज आपका पर्टिकुलर कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाए, हम उतना ही डेटा यहाँ पे सेंड करेंगे। तो देखो 180 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 8 2 जा 16, फिर यहाँ 2 बचेगा, देन अगेन 8 2 जा 16 एंड देन 4 बच जाएंगे, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप 176 को इससे जो छोटी वैल्यू, देखो इससे ज्यादा वैल्यू तो नहीं ले सकते क्योंकि आप सेंड ही 180 कर सकते हो, तो हम इससे जस्ट छोटी वैल्यू जो कि 8 से डिवाइड हो जाए, ये आपको भी पता चलेगा कि हमने इसको 8 से डिवाइड क्यों किया है, 176 ले लेंगे। तो 176 यानी कि एक फ्रैगमेंट में आपका डेटा कितना सेंड हो पाएगा? 20 बाइट तो हेडर के, ठीक है, और डेटा के कितने बाइट्स? 176 बाइट्स, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स कितने आए? 4, ये 4 फ्रैगमेंट्स। तो यहाँ देखो आइडेंटिफिकेशन मैंने सपोज इस मान लिया कि इस पैकेट का 80 है, तो सबके साथ आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम जाएगा। ठीक है, इसके बाद डू नॉट फ्रैगमेंट की वैल्यू 0 जाएगी। 0 क्यों जाएगी? क्योंकि अभी मैंने बताया है कि अगर फ्रैगमेंट है तो आप 0 भेजोगे, पैकेट है तो 1 भेजोगे डीएफ की वैल्यू। तो अभी हम पैकेट भेज रहे हैं, फ्रैगमेंट भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं फ्रैगमेंट्स, पैकेट तो डिवाइड हो गया ना, इसलिए यहाँ पे फ्रैगमेंट्स भेज रहे हैं, इसलिए डीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये देखो 0 0 0 0। मोर फ्रैगमेंट्स की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, देखो मैंने 4 फ्रैगमेंट्स बना लिए हैं। इंटरमीडिएट फ्रैगमेंट्स की वैल्यू जो होती है मोर फ्रैगमेंट की, वो 1 होती है, और लास्ट फ्रैगमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो मोर फ्रैगमेंट की बाकी 1 से लेके 3 तक तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 1 1 1, और लास्ट फ्रैगमेंट की क्या हो जाएगी? 0। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रैगमेंट वैल्यूज कितनी जाएंगी। तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट फ्रैगमेंट कितना बन जाएगा? 20 एंड 176, सेकंड भी इतना ही चला जाएगा 20 एंड 176, थर्ड भी इतना चला जाएगा 20 एंड 176। अब आप यहाँ देखो 176 176 176 इतना डेटा हम भेज चुके हैं। अब हमारा कितना डेटा था टोटल? 580। तो 580 में से हमने 176 176 176 दिस मच ऑफ डेटा वी हैव ऑलरेडी सेंट। तो 580 में से आप माइनस करेंगे 176 इंटू 3, ठीक है, 176 इंटू 3। तो जब आप 580 में से 176 इंटू 3 माइनस करेंगे तो आपका डेटा कितना बचेगा? 52, यानी कि 52 बाइट्स अभी और हमको सेंड करने हैं। तो ये 52 बाइट्स कहाँ पे सेंड होंगे? फोर्थ फ्रैगमेंट में। लेकिन देखो 52 भी आप एज इट इज सेंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 52 जो है आपकी 8 की स्केल पे नहीं है, तो 52 से हमें ऐड, और 52 से आप कम नहीं कर सकते क्योंकि आप डेटा को लॉस्ट नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे तो आप क्या कर रहे थे? कम कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे एमटीयू से ज्यादा साइज नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे 52 बाइट जो है वो एक्चुअल डेटा का साइज है। आप 8 में इसको चेंज करने के लिए इसको कम नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ पैडिंग्स ऐड करनी पड़ेगी। तो 52 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है जो 8 से डिवाइड हो जाती है? वो होती है हमारी 56, यानी कि 52 को 56 बनाने के लिए हमें कितनी पैडिंग बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी? +4। ये बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्या है, आप पैडिंग कर रहे हो, पैडिंग करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे डेटा को कम नहीं कर सकते। हमारे पास 4 ही फ्रैगमेंट्स थे, 3 फ्रैगमेंट्स में हमने जितना मैक्सिमम डेटा भेज सकते थे वो भेज दिया। अब हमारा बचा 52 बाइट्स। 52 बाइट्स क्योंकि 8 की स्केल पे नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पैडिंग्स ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि 52 को आप कम नहीं कर सकते। दिस 52 योर एक्चुअल डेटा, अगर इसमें से कम करोगे तो इसका मतलब तो आप डेटा कोई लॉस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर कुछ पैडिंग बिट्स को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 56।
तो देखो फर्स्ट फ्रैगमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 20 एंड 176, सेकंड फ्रैगमेंट की हो गई 20 एंड 176। 20 क्या है हेडर का साइज, ठीक है, और वो सबके साथ अटैच होगा ताकि पता चलेगी क्या सोर्स है इसका और क्या डेस्टिनेशन, और बाकी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको हेडर से पता चलती है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, फ्रैगमेंट ऑफसेट। देखो हमने मोर फ्रैगमेंट की वैल्यू निकाली, डोंट फ्रैगमेंट की वैल्यू निकाली, आइडेंटिफिकेशन बिट्स की वैल्यू निकाली। अब हमें लास्ट निकालना है फ्रैगमेंट ऑफसेट। अब आपको यहाँ पता चलेगा कि हमने इसको 8 के लिए क्यों किया। जब आप फ्रैगमेंट ऑफसेट निकालते हो तो फ्रैगमेंट ऑफसेट जो होता है वो 8 की स्केल पे मेजर होता है, ठीक है। और फ्रैगमेंट ऑफसेट आपको क्या बताता है, इंडिकेट्स द साइज ऑफ द फ्रैगमेंट एंड इट आल्सो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द फ्रैगमेंट्स इन द पैकेट। तो देखो ये कितना होगा, इसका आपको कैसे फ्रैगमेंट ऑफसेट कैसे निकलेगा, दिस 176 को आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 से अगर 176 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 22। और फर्स्ट फ्रैगमेंट का जो फ्रैगमेंट ऑफसेट है वो 0 से चालू होगा, इसका मतलब इसका ऑफसेट वैल्यू क्या रहेगी 0 टू 22 इसके अंदर आएंगे, तो 22 आ जाएगा, तो 0 से कितना आ जाएगा 21 तक, क्योंकि 0 से 21 काउंट करोगे तो 22 हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट फ्रैगमेंट ऑफसेट की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड फ्रैगमेंट ऑफसेट की वैल्यू निकालोगे तो वो इसके जस्ट बाद वाले नंबर 22 से चालू होगा, 22 में फिर आप क्या प्लस कर दोगे यहाँ पे 21, ठीक है, 22 में 21 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 43, ठीक है। फिर नेक्स्ट का क्या चालू जाएगा 44 से चालू हो जाएगा, और फिर इसमें आप वापस 21 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 65, ठीक है। इसके बाद 66 से चालू होगा, लेकिन अब देखो 66 में आप कितने प्लस करोगे, यहाँ पे 21 प्लस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे आपके कितने 56 बैट्स से ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि आप कितना कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। जितनी वैल्यूज कंप्लीट कर चुके हो उसको माइनस कर दोगे और फिर यहाँ पे वो आंसर आ जाएगा आपका 66 टू 72। सो दिस इज द लास्ट फ्रैगमेंट ऑफसेट वैल्यू, ओके। ये होगा आपका फ्रैगमेंट ऑफसेट का आंसर। तो कितना हो गया, ऑफसेट वैल्यू कहां से चालू हो रही है 0, देन 22, देन 44 एंड देन 66, ओके। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आई होप। सबसे पहले देखना है पैकेट का साइज क्या है और देखना है एमटीयू का साइज क्या है। पैकेट को डिवाइड कर दोगे हेडर में और डेटा साइज में, एमटीयू को भी डिवाइड कर दोगे हेडर में एंड डेटा साइज में। फिर अगर आप देखोगे कि एमटीयू की वैल्यू जो है वो कम है पैकेट से, अगर एमटीयू की वैल्यू ज्यादा है, सपोज यहाँ पे ये हो जाता है आपका 600 बाइट्स और सपोज ये 700 बाइट्स एक बार में सेंड करवाता, तब तो हमें फ्रैगमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि 700 बाइट्स ये सेंड कर सकता है और हमारा पैकेट तो 600 बाइट का है, तो हम डायरेक्ट पैकेट को ही सेंड कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा साइज 200 बाइट्स का है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेंगे, फ्रैगमेंट्स करने पड़ेंगे, ओके। यहाँ हमें करने पड़ेंगे फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स में अब ये ध्यान रखना है कि जब आप फ्रैगमेंट्स करते हो तो हर फ्रैगमेंट के साथ हेडर साइज अटैच होता है, तो इसको हम अलग रखेंगे। इसके बाद हमारा जो साइज बचेगा वो हमारा एक्चुअल डेटा को हम सेंड कर सकते हैं, उतना साइज बचेगा। इस साइज से और जो यहाँ पे हमारे पैकेट से डेटा साइज निकला है, इसको डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं कि हमें कितने फ्रैगमेंट्स चाहिए। तो 580 डिवाइडेड बाय 180 करोगे तो कितना आ गया, 4 फ्रैगमेंट्स आ गए, 4 फ्रैगमेंट्स आ गए। इसके बाद आईडी जैसे सपोज मैंने यहाँ 80 मान ली, डोंट फ्रैगमेंट की वैल्यू यहाँ 0 आ गई क्योंकि हम फ्रैगमेंट्स कर रहे हैं। मोर फ्रैगमेंट में इंटरमीडिएट वैल्यूज 1 हो जाएंगी और लास्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। फ्रैगमेंट वैल्यू जब आप निकालोगे तो 20 तो आपका हेडर साइज हो जाएगा और यहाँ पे 180 है, वैसे तो आप 180 सेंड कर सकते हो बट इसको 8 की स्केल में लेना है, इसलिए हमने इसे जस्ट छोटी वैल्यू ले ली 176, जो कि 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो 176, 176, 176 इतना डेटा हम भेज चुके हैं 3 फ्रैगमेंट्स में। टोटल हमें 580 भेजना था, तो हमारा कितना डेटा बचा, 580 माइनस 176 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो हमको 52 बाइट्स और भेजने हैं, बट 52 बाइट्स एज इट इज नहीं भेज सकते क्योंकि ये 8 की स्केल पे मेजर नहीं हो रहा है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे पैडिंग। कम नहीं कर सकते क्योंकि डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 52 प्लस 4 करोगे तो ये पैडिंग बिट हो जाएगी, तो ये आपका लास्ट फ्रैगमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू निकालने के लिए आप बस सिंपली क्या करो, जैसे फर्स्ट फ्रैगमेंट है उसको देख लो, तो 22 इंटू 8 कर रहे तो हमको 176 मिल रहा है, यस। तो यानी कि हमें 2022 के ऑफसेट्स बनाने हैं, तो ये 22 के ऑफसेट्स बना दिए और लास्ट वाला ऑफसेट बनेगा कि कितना डेटा साइज है उसके बेसिस पे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर आपके पास 400 बाइट का पैकेट है, 400 बाइट का पैकेट है, तो हेडर साइज कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हेडर साइज दे रखा है, तो हेडर साइज 20 हुआ, तो एक्चुअल डेटा का साइज कितना हो जाएगा 380। MTU हमारा कितना है 100 बाइट्स, तो 100 बाइट्स को भी हम इसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे, 20 बाइट्स फॉर हेडर एंड 80 बाइट्स फॉर योर डेटा।
सो 380 इज ग्रेटर देन 80, यानी कि एक साथ ये पैकेट सेंड नहीं हो सकता। सो व्हाट वी नीड टू डू, फ्रैगमेंट। तो फ्रैगमेंट करोगे तो डू नॉट फ्रैगमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। यस, 380 को डिवाइड करोगे 80 से, तो 380 डिवाइडेड बाई 80 क्या, तो 4.75 आया। इसका सील लोगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यानी आपको कितने फ्रैगमेंट्स चाहिए होंगे, 5 फ्रैगमेंट्स चाहिए होंगे। तो 5 फ्रैगमेंट्स बनाने हैं। अब देखो 5 फ्रैगमेंट्स बनाने हैं। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे 80 दे रखा है कि आप 80 बाइट से मैक्सिमम सेंड कर सकते हो एक फ्रैगमेंट के अंदर। इसको डिवाइड या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 80 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, 10। तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको आप एज इट इज 80 भेज दोगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक तो 80 चला जाएगा। अब हम कैसे निकालेंगे कि हमारे लास्ट फ्रैगमेंट में, देखो हमेशा मोस्टली क्या होता है, आपका जो एक्चुअल साइज होता है उससे आप कम ही भेजते हो, कम ही जाता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज चली जाती है। तो ये जो लास्ट फ्रैगमेंट होता है ना, इसका कई बार आपको निकालना पड़ेगा कि आपको कितना डेटा और भेजना है। 380 हमें भेजना था और हम 4 फ्रैगमेंट में से 80 80 80 का डेटा भेज चुके हैं। तो 380 में से आप क्या माइनस कर दोगे, जो 4 फ्रैगमेंट्स में डेटा जा चुका है, यानी 380 माइनस 80 इंटू 4, क्योंकि 4 फ्रैगमेंट्स है तो 80 इंटू 4 कितना होता है आपका 320। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 60। अब देखो 60 जो है वो 8 की स्केल पे नहीं है, तो इसमें ऐड करनी पड़ेगी हमें पैडिंग। तो पैडिंग कितनी ऐड कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, क्योंकि 64 आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 8 इंटू 8 इज 64। तो यहाँ पे लास्ट जो फ्रैगमेंट है उसमें कितना डेटा जाएगा 64, जिसमें से 60 तो आपका डेटा है और 4 आपकी पैडिंग है। ठीक है, अब वापस आपको फ्रैगमेंट ऑफसेट निकालना है। तो 80 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू 8 लिख सकते हो। यस, 10 इंटू 8। तो ये जो 10 है ये आपको फ्रैगमेंट ऑफसेट देगा। तो फर्स्ट का फ्रैगमेंट ऑफसेट हो जाएगा 0 to 9, फिर नेक्स्ट आपका 10 to 19, ठीक है, फिर 9999 प्लस करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके निकल जाएंगे ये फ्रैगमेंट ऑफसेट। ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखो लास्ट वाले में जो है, लास्ट वाले में आपका 9 से प्लस नहीं होगा। 9 से प्लस क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 64 है। 64 आपका कैसे बनता है, 8 इंटू 8। ठीक है, तो 8 8 64। तो ये 8 तो वो मल्टी स्केल वाला हो जाएगा, यानी कि 8 फ्रैगमेंट ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पे 8 ही है, और यहाँ पे आपका 40 से चालू हो रहा है। तो 40 से आप इसमें 8 काउंट करना करोगे तो 47 तक आ जाएंगे। ठीक है ना, 8 फ्रैगमेंट ऑफसेट। जबकि बाकी समय तो 10 10 थे, इसलिए हमने 0 से 9, फिर 10 से 19, 20 से 19, तो 0 से चालू किया इसलिए 10 हो रहे हैं ना। अगर 1 से चालू करते तब 10 होता। ठीक है, 1 लिखते तो 1 to 10 लिखते, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करें इसलिए 0 to 9 कर रहे हैं। लेकिन देखो लास्ट फ्रैगमेंट होता है ना, उसके अंदर हमेशा थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग डेटा होता है वो बेसिकली जाता है। तो जो बाकी इंटरमीडिएट फ्रैगमेंट्स होते हैं उसमें तो मोस्टली आपका इक्वल डेटा सेंड होता है, इसलिए उसकी फ्रैगमेंट ऑफसेट वैल्यू इक्वल रहती है, फ्रैगमेंट वैल्यूज इक्वल रहती हैं। लेकिन जो लास्ट फ्रैगमेंट होता है ना, उसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें आप रिमेनिंग डेटा भेजते हो। तो देखो हमें क्या भेजना है, हमें सिर्फ 64 भेजना है। 64 भेजना है, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 8। तो फ्रैगमेंट ऑफसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 से हमारी चालू हो रही है और 8 तक हमें काउंट करना है, तो 42 47। इसी तरीके से जब इसमें हमने देखा था, इसमें आप इसको कैसे लिख सकते हो, 56 को 7 इंटू 8। तो आप यहाँ से 66 से 7 वैल्यूज काउंट कर लोगे तो आपको आ जाएगी 72। ओके, तो चलो ये क्वेश्चन भी वैसे मैंने खुद नहीं करा दिया। चलो अब ये क्वेश्चन आप खुद से करना है, एग्जाम आपके लिए होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क एक्टिविटी। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देती हूँ। 4000 बाइट का आपका पैकेट है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना हेडर साइज और डेटा में। एमटीयू कितना है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है आपकी 1000 बाइट्स। ठीक है, 1000 बाइट्स आप एक बार में सेंड कर सकते हो। तो इस 1000 बाइट को आप कैसे लिख दोगे, 20 और 980 में, और इसको लिख दोगे 20 और 3980 में। ये कर लेना। और 20 बाइट का आपको हेडर दे रखा है, तो आपको इसमें बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स होंगे, फ्रैगमेंट वैल्यूज क्या होंगी और फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या होगा। सोल्यूशन मैंने यहाँ दे रखा है, बट प्लीज पहले सिर्फ इस डायग्राम के बेसिस पे आप खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप इसके आंसर को इसमें मैच कीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे डिटेल में करवा दिए हैं। आई एम श्योर कि आपसे ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ये वाला भी सॉल्व करके बता दूंगी, बट आई वांट कि आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करें। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन ये वाला भी है, ये मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है, इफ द आईपी हेडर इज 20 बाइट्स एंड फ्रैगमेंट ऑफसेट्स आर दीज। ठीक है, आईपी हेडर हमें दे रखा है 20 बाइट्स का और ये फ्रैगमेंट ऑफसेट्स दे रखे हैं। ऑल फ्रैगमेंट्स आर ऑफ इक्वल
साइज, सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, इक्वल साइज के हैं, यानी कि फर्स्ट फ्रेगमेंट से लेके जो फोर्थ फ्रेगमेंट है सबका साइज इक्वल है, सबका साइज इक्वल है, इसका मतलब सबके अंदर इक्वल साइज का डेटा सेंड हो रहा है, क्योंकि हेडर साइज तो इक्वल ही होगा, सबका 20 बाइट्स ही रहेगा कांस्टेंट, लेकिन इक्वल यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब क्या है कि जितने भी फ्रेगमेंट्स है उनकी फ्रेगमेंट वैल्यूज बिल्कुल सेम है। हमें कैलकुलेट करना है पैकेट साइज कितना होगा टोटल। तो एक पैकेट है जिसको हमने 4 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका हेडर साइज है 20, और ये जितने भी फ्रेगमेंट्स है वो सेम डेटा को, इक्वल वैल्यू ऑफ डेटा को कैरी कर रहे हैं। तो देखो, अब देखो यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा कि फ्रेगमेंट ऑफसेट कैसे काम आता है। फर्स्ट फ्रेगमेंट ऑफसेट कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से, सेकंड चालू हो रहा है 40 से, तो फर्स्ट फ्रेगमेंट का लास्ट ऑफसेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39, 0 to 39। सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी, 42, 80 हो रहा है थर्ड वाले में, तो 79 तक यहाँ पे आ जाएगा, फिर 80 से 119 यहाँ पे आ जाएगा, और 120 से 159 यहाँ पे आ जाएगा। ये 159 हम कैसे निकाल पाए, क्योंकि देखो सब में कितनी वैल्यूज ऐड हो रही है, 39, इसमें 39 ऐड किया, क्योंकि 40-40 का आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट है ना, तो सब में आपको 40-40 ऐड करना है, ठीक है। तो 120 से बेसिकली 39 तक, यानी कि 40 वैल्यूज आपको काउंट करनी है, तो इसमें 0 से 39 हो गया, फिर 40 प्लस 39, देन 80 प्लस 39 एंड 120 प्लस 39। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि आपका जो फ्रेगमेंट है, देखो फ्रेगमेंट की वैल्यू क्या होती है, हेडर साइज प्लस डेटा साइज। अब डेटा साइज आप कैसे निकालोगे, डेटा साइज फ्रेगमेंट ऑफसेट से निकल सकता है। टोटल ऑफसेट्स कितने हैं यहाँ पे, 40, और हम 8 की स्केल पे देखते हैं, तो 40 इंटू 8 से हम निकालते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 320। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट ऑफ वैल्यू कितनी आ गई, 20 एंड 320, और हमें दे रखा है कि सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं इक्वल साइज के हैं, तो सभी फ्रेगमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2320, 2320 एंड 2320। सारी फ्रेगमेंट वैल्यूज हमारी निकल गई। पैकेट साइज अब हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सारे डेटा साइज को ले लो, तो 320 प्लस 320 प्लस 320 प्लस 320 मीन्स 4 है, तो 320 इंटू 4। अब ये ध्यान रखना, पैकेट साइज के टाइम पे सिर्फ एक ही बार हेडर साइज ऐड होता है ना, हेडर साइज को भी 4 बार ऐड मत कर देना, या तो वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ इसलिए हमें बार बार हेडर साइज भेजने की जरूरत है, लेकिन पैकेट साइज में तो एक ही बार हेडर साइज भेजते हैं ना, इसलिए यहाँ पे 20 तो एक ही बार ऐड होगा, और जो डेटा साइज है वो पूरा ऐड हो जाएगा, तो 320 इंटू 4, क्योंकि 4 फ्रेगमेंट्स है, तो ये इसको आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1300। तो 1300 बाइट्स इज योर पैकेट साइज, जिसमें से 1280 आपका डेटा है और 20 बाइट्स आपका हेडर है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन निकालना है। तो आप देखो, सिर्फ आपको फ्रेगमेंट ऑफसेट और हेडर की वैल्यू दे रखी थी, और उससे आपने कितनी सारी डिटेल्स यहाँ पे निकाल ली। फ्रेगमेंट ऑफसेट जो है ना, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और वो आना चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। 0 से 40, इसका मतलब 40 वैल्यूज आ रही है एक फ्रेगमेंट के अंदर, ठीक है, 8 की स्केल पे, इसलिए इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 इंटू 40 करोगे तो इससे हमें क्या निकल जाएगा कि कितना डेटा साइज आपका ट्रांसफर हो रहा है एक फ्रेगमेंट के अंदर। ओके, अब जो नेक्स्ट फील्ड होती है हमारी, यहाँ पे देखो हमने कौन सी फील्ड्स कर ली, यहाँ तक फ्रेगमेंट ऑफसेट तक कर ली। अब हम पढ़ेंगे टीटीएल फील्ड क्या होती है, प्रोटोकॉल फील्ड क्या होती है, हेडर चेकसम क्या होता है। अब हम इसी में आगे देखेंगे। मैं चाह रही हूँ कि ये इस लेक्चर में हमारा IPv4 हेडर पूरा ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, देखो सोर्स आईपी में तो सोर्स का एड्रेस होता है, सोर्स एड्रेस का आईपी एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन आईपी के अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस सबको पता है, ये 32 बिट का होता है, इसलिए ये दोनों फील्ड्स 32 बिट्स की हो जाएंगी, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सोर्स आईपी का एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन आईपी का एड्रेस होगा। एक आपका ऑप्शन एंड पैडिंग होता है। पैडिंग तो अभी मैंने बताया ही आपको कैसे ऐड करनी होती है, ठीक है ना। ऑप्शंस अभी हम देखेंगे, और ये तीनों फील्ड्स भी अभी देख के इस IPv4 को आज कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो देखो ये सब हमने कर लिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अब देखो टीटीएल का मतलब क्या होता है। टीटीएल 8 बिट्स का होता है। सी आईपी इज अ कनेक्शन लेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल, इट हैज नो एरर कंट्रोल, ठीक है। अभी मैंने बताया था IPv4 जो होता है आपका कनेक्शन लेस होता है, और इसमें कोई भी एरर कंट्रोल नहीं होता। इट हैज टू डिपेंड ऑन सम अदर प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड द एरर control. So whenever a packet has been transmitted and it is passed via a router, the TTL value is decremented. TTL is the total time to leave. ठीक है, कैसे, सपोज दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन। ओके, TTL बिट आपको बेसिकली क्या बताता है कि अगर आपके पैकेट जो हैं
वो कहीं लूप में तो नहीं फंस गए। लूप में कि मत फंस गए मतलब कि वो डेस्टिनेशन तक रीच ही नहीं हो पा रहे हैं और वो एक लूप के अंदर ही बार बार मूव होते जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, सोर्स पूरे टाइम एक्नॉलेजमेंट की वेट करता रहेगा और डेस्टिनेशन डेटा की वेट करता रहेगा। तो एक तरीके से क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट वेटिंग क्रिएट हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं टीटीएल। तो देखो एक सिनेरियो में बताती हूँ, सपोज दीज आर योर पैकेट्स। तो ये पैकेट्स हमने सेंड किए और यहाँ पे आप एक टीटीएल सेट कर देते हो, सपोज 70 हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो टीटीएल 70 सेट किया तो ईच टाइम योर पैकेट इज ट्रांसमिटेड टीटीएल विल बी डिक्रीमेंटेड। तो सपोज ड्यू टू दिस ब्रेकेज ऑफ लिंक दिस पैकेट्स आर स्टक इन दिस लूप। तो जैसे जैसे ये पैकेट्स ट्रांसमिट होते रहेंगे बार बार इनकी टीटीएल वैल्यूज क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी और एक टाइम पे क्या होगा, टीटीएल की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जैसे ही टीटीएल की वैल्यू 0 हो जाती है उसी टाइम आप इमीडिएटली क्या कर देते हो, पैकेट को डिस्कार्ड कर देते हो। और पैकेट को डिस्कार्ड करने के बाद हम यहाँ पे सोर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो पैकेट्स हैं वो लूप के अंदर फंस गए हैं, दैट्स व्हाई वी ड्रॉप द पैकेट्स, ताकि सोर्स क्या हो, वापस से रीट्रांसमिट कर सके। तो इसके लिए, इस प्रिवेंशन ऑफ लूप के लिए और इनफाइनाइट वेटिंग के लिए हम यूज करते हैं टीटीएल को। तो यही मैंने इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सो इट इज अ कनेक्शन लेस, ये मैंने बताया ही था। तो अनरिलायबल है जब कनेक्शन लेस है, इसका मतलब डेटा आपका सेंड हो गया है लेकिन कौन से पाथ से जा रहा है वी डोंट नो, क्योंकि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। सो इसका कोई एरर कंट्रोल नहीं है। तो एरर कंट्रोल के लिए ये डिपेंड करती है कुछ अदर प्रोटोकॉल्स पे। So whenever a packet has been transmitted and it's passed via a router, the TTL value is decremented. So due to instability of the routers, the packets may be routed in a wrong direction. Okay. So if the packet is in loop at one point of time, TTL value become 0. मैंने बताया ही. So immediately your packet will be discarded by the router and ICMP protocol will take the source IP from the discarded packet and informs to the source by sending the time exiting message. तो जब TTL की वैल्यू 0 होती है तो पैकेट आपका डिस्कार्ड हो जाता है राउटर के थ्रू, और जो ICMP प्रोटोकॉल होता है, दिस प्रोटोकॉल विल टेक द सोर्स IP, ठीक है, जो डिस्कार्डेड पैकेट है उसमें से सोर्स IP का एड्रेस लेता है ये प्रोटोकॉल और इन्फॉर्म करता है सोर्स को बाय सेंडिंग विच मैसेज, टाइम एक्सीडेड मैसेज। ओके। So basically the purpose of TTL is to identify the loops if it is exist any loop or not. तो loop को identify करने के लिए basically use होता है आपका TTL field. नेक्स्ट फील्ड था आपका प्रोटोकॉल फील्ड, जो कि 8 बिट का होता है। प्रोटोकॉल फील्ड क्या बताता है, इट विल इंडिकेट द टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ विच दिस पैकेट्स बिलोंग, ठीक है, किस टाइप के एप्लीकेशन से पैकेट बिलोंग कर रहा है, आइदर FTP, SMTP, DNS पैकेट्स एटसेट्रा। तो बेसिकली प्रोटोकॉल फील्ड क्या बताएगा, कौन सी एप्लीकेशन से आपका जो पैकेट है वो बिलोंग करता है। इसके बाद है आपका हेडर चेकसम। देखो ये हेडर का हमारा था ही, है ना, स्ट्रक्चर, ठीक है, 20 to 60 बाइट था और ये हमारा टोटल 65535 होता है। चेकसम इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द हेडर so that the packet may go in a correct direction. So checksum is provided only for the header, so the packet will be processed fastly by the router and it can be forwarded fastly. So because header size is small, that is only 20 to 60 bytes. So ये ध्यान रखना, checksum जो होता है सिर्फ header पे provide होगा, so that the ये सिर्फ हेडर पे क्यों अप्लाई हो रहा है, ताकि बस हम ये इंश्योर कर सके जो पैकेट है वो आपका करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। चेकसम यहाँ पे सिर्फ हेडर के लिए प्रोवाइड होता है, दैट्स व्हाई दिस द पैकेट विल बी प्रोसेस्ड फास्टली, क्योंकि हम पूरे डेटा पे यानी कि पूरे पैकेट पे हम अप्लाई ना करते हैं, चेकसम को हम अप्लाई नहीं करके सिर्फ हम हेडर पे अप्लाई करते हैं टू इंश्योर दैट योर डेटा विल सेंड इनटू द करेक्ट डायरेक्शन। तो सिर्फ हेडर पे सेंड हो रहा है, इसलिए क्या होता है आपका प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है पैकेट की, क्योंकि डेटा के कंपैरिजन में आपका हेडर का साइज स्मॉल होता है इसलिए। सो द पेलोड इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड एरर कंट्रोल एट ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये ध्यान रखना, पेलोड मैंने बताया था क्या होता है, पेलोड डेटा को बोलते हैं। तो डेटा के लिए एरर कंट्रोल कहाँ पे प्रोवाइड होता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है, इसलिए हम पेलोड पे कोई एरर कंट्रोल यानी लगाते हैं, हम सिर्फ हेडर पे एरर कंट्रोल परफॉर्म करते हैं। So IP has a no error control because we are not providing the error control for the entire packet. तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि IP जो है उसका कोई error control नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरे पैकेट पे error control को अप्लाई नहीं करता है, वो सिर्फ अपने header पे error control अप्लाई करता है, क्योंकि पेलोड या डेटा जो है उस पर ऑलरेडी आपका error control ट्रांसपोर्ट लेयर पे अप्लाई हो जाता है। Here is one question for you. Tell me, does the packet will always be routed by the routers only? इसका मुझे आंसर आप बताना कि जो पैकेट्स है वो सिर्फ हमेशा आपके राउटर से ही रूटेड होते हैं क्या, ठीक है, यस और नो में,
ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी देना। सो दैट्स इट फॉर योर IPv4 हेडर। आई होप हमने जो मेजर फील्ड्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ वापस से। ये देखो, हेडर चेकसम तक कर लिया, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी कर लिया। बस अभी ये ऑप्शंस वाला बच रहा है। ये ऑप्शन वाला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगी, जिसमें मैं आपको ट्रैफिक शेपिंग और लोड शेडिंग के बारे में बताऊंगी। आई होप आज के लिए इसमें बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी खुद से परफॉर्म करके देखना है, तो आप इसको प्लीज समझिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ये लास्ट फील्ड है इसको भी कवर कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।